वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द जेरेंड। इसमें हम देखेंगे कि जेरेंड क्या होता है। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, रीडिंग इज हिज फेवरेट हॉबी। तो इस एग्जांपल में जो वर्ड रीडिंग है, इसको आप गौर से देखें। रीडिंग में एक वर्ब मौजूद है और वो वर्ब, बेसिक जो वर्ब है वो कौन सा है, वो है रीड, READ, रीड। और उसके साथ हमने ING का इजाफा करके रीडिंग बनाया हुआ है। तो रीडिंग वर्ड में एक तो वर्ब मौजूद है, बेसिक वर्ब, और इसमें एक चीज और भी है। वो क्या है कि ये यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में जो वर्ड रीडिंग है, ये नाउन के तौर पे भी काम कर रहा है। कैसे? नाउन की ये क्वालिटी है कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि वो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है और वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है। तो इस सेंटेंस में जो इज है, IS इज, इस ये एक वर्ब है और इसके सब्जेक्ट के तौर पे वर्ड आ रहा है रीडिंग। तो रीडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आते हुए नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसमें अब जो वर्ड रीडिंग है इस एग्जांपल में, वो दो काम कर रहा है। एक तो उसमें वर्ब मौजूद है, यानी कि वर्ब का काम कर रहा है, और दूसरा वो सब्जेक्ट के तौर पे आते हुए नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि नाउन का काम कर रहा है। तो जो वर्ड रीडिंग है वो ग्रामेटिकली वर्ब भी हुआ और नाउन भी हुआ, यानी कि इसमें दोनों की खसूसियत मौजूद है। तो ये, इसे हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं और इसी को ही हम जेरेंड भी कहेंगे। जेरेंड की डेफिनेशन भी यही है कि एक जो वर्बल नाउन होता है वही जेरेंड होता है। अभी यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले जब हमने इन्फिनेटिव पढ़ा था तो उसकी भी यही डेफिनेशन थी कि वो भी वर्बल नाउन होता है, वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। और यहाँ पे जो जेरेंड है वो भी वर्बल नाउन है कि वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। लेकिन इसमें जो फर्क है या जो डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इन्फिनेटिव और जेरेंड में जो डिफरेंस करने का एक सबसे बड़ी जो लॉजिक होगी वो आपके सामने होगी। वरना अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो ये दोनों, इन्फिनेटिव और जेरेंड, दोनों वर्बल नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल से हम जो जेरेंड की मजीद जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो है प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हियर। तो इस एग्जांपल में जो वर्ड प्लेइंग है वो दो काम कर रहा है। एक तो वो नाउन का काम कर रहा है। नाउन का काम कैसे कर रहा है? वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। इस एग्जांपल में प्लेइंग जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है और इसलिए वो नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी है कि वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है। तो इस सेंटेंस में जो इज है वो हमारा वर्ब है और उसके सब्जेक्ट के तौर पे प्लेइंग आते हुए नाउन का काम कर रहा है। इसी तरह प्लेइंग जो है वो एक और काम भी कर रहा है और वो ये कर रहा है कि वो एक ऑब्जेक्ट भी अपने साथ ले रहा है। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है इस एग्जांपल में? वो है कार्ड्स। तो कार्ड्स को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हुए ये जो प्लेइंग वर्ड है वो वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है, यानी कि वर्ब का काम भी कर रहा है। तो इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में जो वर्ड प्लेइंग है वो दो काम कर रहा है, नाउन का काम भी और वर्ब का काम भी। इसलिए ये एक वर्बल नाउन हुआ और इसीलिए ये एक जेरेंड हुआ। तो ये जेरेंड की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब अगर हम अपनी दूसरी एग्जांपल देखें तो वो है आई लाइक रीडिंग पोएट्री, कि यानी मैं पोएट्री पढ़ना, शायरी पढ़ना पसंद करता हूं। तो इसमें क्या है? इसमें वर्ड रीडिंग पे आपने गौर करना है कि वो दो काम कर रहा है। पहला काम तो वो कर रहा है वो नाउन का काम। कैसे? नाउन का मैंने अभी आपको बताया कि नाउन जो है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है और वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी। इस सेंटेंस में जो लाइक है, LIKE, लाइक, ये हमारा एक वर्ब है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे जो वर्ड है वो है रीडिंग। तो लाइक एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे रीडिंग ने आते हुए नाउन का बिहेवियर शो किया है, यानी कि ये नाउन की क्वालिटी है कि वो किसी वर्ब के तौर पे आता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। और फिर एक और रीडिंग जो वर्ड है वो एक और काम भी कर रहा है इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में। वो ये कर रहा है कि वो साथ में एक ऑब्जेक्ट भी ले रहा है और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है दूसरी एग्जांपल में? वो है पोएट्री। तो पोएट्री को ऑब्जेक्ट लिया और फिर इसने क्या कर दिया? वर्ब का बिहेवियर शो कर दिया, क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी है कि वो अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी लेता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब की क्वालिटी है। तो यहां पे ये दो बिहेवियर फिर से इसने शो कर दिए वर्ड रीडिंग ने, एक नाउन का बिहेवियर और एक वर्ब का बिहेवियर। तो फिर से ये एक वर्बल नाउन हुआ और इसी वर्बल नाउन को हम जेरेंड कहते हैं। अब तीसरी एग्जांपल पे आ जाएं, मजीद क्लियर करते हैं कि जेरेंड क्या होता है। तीसरी एग्जांपल है ही इज फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, कि वो अपनी मनी यानी कि रकम इकट्ठी करने या रकम के अंबार लगाने का शौकीन है। तो आपने ट्रांसलेशन को नहीं देखना, आपने सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखना है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, इस सेंटेंस में आपने वर्ड होर्डिंग पे गौर करना है। होर्डिंग इस सेंटेंस में फिर से दो काम कर रहा है। कौन कौन से? एक तो वो वर्ब का काम कर रहा है, जो कि वो पहले दो एग्जांपल्स में भी कर रहा था कि वो ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो इस एग्जांपल में, तीसरी एग्जांपल में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी मनी है। तो मनी को ऑब्जेक्ट लेते हुए होर्डिंग वर्ड ने वर्बल बिहेवियर यानी कि वर्ब का बिहेवियर शो किया और साथ में एक
काम और भी कर रहा है इस सेंटेंस में, और वो क्या है कि गवर्न्ड बाय अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन से ये गवर्न हो रहा है यानी मॉडिफाई हो रहा है, और वो प्रेपोजिशन कौन सी है, वो है ऑफ, ओएफ ऑफ, यानी कि ऑफ के बाद होर्डिंग आ रहा है, यानी कि ऑफ जो है वर्ड, जो प्रेपोजिशन है वो होर्डिंग को मॉडिफाई कर रहा है, होर्डिंग को गवर्न कर रहा है, या होर्डिंग को आप कह सकते हैं कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह ये जो प्रेपोजिशंस जो कंट्रोल करती होती हैं वो नाउन्स को करती होती हैं, यानी कि ये एक नाउन की क्वालिटी शो कर रहा है प्रेपोजिशन से कंट्रोल होते हुए। तो यहां पे फिर से इसने दो बिहेवियर शो किए, एक नाउन का और वर्ब का। तो फिर ये मजीद क्लियर हो गया कि जो इसमें दो क्वालिटीज हैं, वर्ब की भी और नाउन की, इसलिए जो वर्ड होर्डिंग है वो तीसरी एग्जांपल में जेरेंड है। तो अभी तक आपको मजीद बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि जेरेंड क्या होता है, कि ये वो दो बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो अभी तक की जो एक्सप्लेनेशन है, अभी तक जो तीन एग्जांपल्स को हमने देखा है वन बाय वन, उनसे हमने जो जेरेंड की डेफिनेशन ड्राइव की है वो ये है कि जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज द फॉर्म ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब। यानी कि एक तो ये वर्बल नाउन होता है, यानी कि इसमें नाउन की फोर्स भी होती है और वर्ब की फोर्स भी होती है, और जो इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है जो कि इसको इन्फिनेटिव से डिफरेंट करती है वो है आईएनजी का इजाफा। अब यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फिनेटिव और जेरेंड में क्या फर्क है। कि इन्फिनेटिव भी वही है, यानी कि उसमें भी वर्बल नाउन क्वालिटी है, वो भी वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, दोनों उसमें फोर्सेज होती हैं। और जेरेंड की भी यही क्वालिटी है कि उसमें भी वर्ब की फोर्स होती है और उसमें भी नाउन की फोर्स होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन दोनों को डिफरेंस इनमें कैसे देखेंगे, कि इनमें फर्क कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एक वर्ड जो है वो जेरेंड है या वो इन्फिनेटिव है। तो फर्क बिल्कुल क्लियर है कि जो इन्फिनेटिव है उसने हमने देखा था कि उसमें जो है टू का इस्तेमाल आता है, टू के बाद वर्ब की बेस आ रही होती है, यानी कि टू लर्न, टू नोटिस, या टू डू, या टू फाइंड, या टू पुट, यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हुई आपको नजर आएगी इन्फिनेटिव में। लेकिन जो जेरेंड है उसमें आपको आईएनजी वाली फॉर्म नजर आएगी। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको सबसे बड़ा फर्क है जो कि आपको क्लियर कर सकता है। लेकिन जो अगर आप ग्रामेटिकल नेचर पे जाएं इन दोनों की, यानी कि इन्फिनेटिव और जेरेंड की, तो ये ग्रामेटिकली दोनों एक ही चीज है, यानी कि दोनों वर्बल नाउन्स है। लेकिन इनमें जो फर्क है, डिफरेंस है, वो इनकी स्ट्रक्चर में है। कैसे? यानी कि जेरेंड आईएनजी वाली फॉर्म्स होंगी और इन्फिनेटिव में ज्यादातर आपको टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म नजर आएगी। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है, और वो नोट आपको मजीद क्लियर कर देगा कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में हमने डिफरेंस कैसे करना है, इनमें फर्क कैसे करना है। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इसमें बात ये आपने नोट करनी है कि जो जेरेंड है वो भी वर्बल नाउन है और इन्फिनेटिव भी वर्बल नाउन है, इसलिए इनके जो यूजेस हैं, जो इस्तेमालात हैं, वो भी सेम है, दोनों सेम इस्तेमालात में आ सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जाम्पल देखें, टीच मी टू स्विम, यानी कि मुझे तैरना सिखाओ, पहली एग्जाम्पल है। अब उस पहली एग्जाम्पल में जो टीच मी टू स्विम जो है ये हमारा इन्फिनेटिव है। अभी मैंने डिस्कस किया कि इन्फिनेटिव की पहचान ये है, उसकी पहचान की निशानी ये है कि वो टू के साथ वर्ब की बेस आती है। तो टू स्विम ये हमारा इन्फिनेटिव हुआ। अब वही सेंटेंस हमने इन्फिनेटिव की बजाय जेरेंड के साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? टीच मी स्विमिंग, इसका मतलब भी वही है कि मुझे तैरना सिखाओ। तो दोनों की अगर आप ट्रांसलेशन करें या दोनों की अगर मीनिंग की तरफ आप जाएं तो सेम है। टीच मी टू स्विम, टीच मी स्विमिंग, दोनों का एक ही मतलब है कि मुझे तैरना सिखाओ। लेकिन पहली एग्जांपल में हमने टू स्विम का इस्तेमाल किया, यानी कि इन्फिनेटिव का किया है, जबकि दूसरी में हमने स्विमिंग का किया है, जो कि एक जेरेंड है। और जेरेंड की मैंने आपको यही बताई है कि आईएनजी वाली फॉर्म होगी, यही इसका फर्क होगा इन्फिनेटिव से, वरना ग्रामेटिकली ये दोनों चीजें सेम है, इसीलिए इनका इस्तेमाल भी जुमले की ट्रांसलेशन पे कोई फर्क नहीं पाएगा और जुमले की जो मीनिंग होगी वो सेम ही रहेगी। इसी तरह दूसरी और तीसरी एग्जांपल्स भी सेम है। दूसरी एग्जांपल देखें, टू सी इज टू बिलीव, यानी कि जो देखा उसी पे यानी कि देखना जो है वो बिलीव करना ही होता है, इसकी ये इस तरह से ट्रांसलेशन बढ़ती है। सिमिलरली सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखना यकीन करना होता है। तो सेम ट्रांसलेशन सेम मीनिंग। आखिरी एग्जांपल देखें, टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, यानी कि देना, खैरात करना इज बेटर देन टू रिसीव, मांगने से बेहतर है। इसी तरह गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, यानी कि खैरात करना या देना मांगने से बेहतर है। तो दोनों की ट्रांसलेशन या जो मीनिंग होगी वो सेम होगी। तो यहां से आप मजीद क्लियर हो गए होंगे इन्फिनेटिव और जेरेंड के डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट है कंपाउंड जेरेंड फॉर्म्स, कि जेरेंड जो है उसकी कंपाउंड फॉर्म्स कैसे बनती हैं। तो वो ऐसे बनती हैं कि जो वर्ब्स हैं हैव और बी, इरेगुलर वर्ब्स हैव और बी जो हैं, इनके जो जेरेंड्स हैं उनके बाद अगर हम पास्ट पार्टिसिपल को लगा दें तो हमारे पास कंपाउंड जेरेंड फॉर्म्स आ जाएंगी। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये हमने चैप्टर नंबर 29 में पार्टिसिपल को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। अगर आप
डिटेल्ड में देखना चाहते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है तो चैप्टर नंबर 29 पे जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की तीसरी फॉर्म, सिंपल वर्ड्स में अगर आपने देखना है तो, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करना क्या है, हैव या बी इन दोनों में से जेरेंड इनका बनाना है, और यानी कि आईएनजी का इजाफा करते हुए इनका जेरेंड बन जाएगा। उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हमारे पास कंपाउंड जेरेंड फॉर्म्स आ जाएंगी। पहली एग्जांपल देखें, आई हैव हर्ड ऑफ हिज हैविंग गेन्ड अ प्राइज। तो ट्रांसलेशन को छोड़ने के ट्रांसलेशन के आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या है, आई हर्ड ऑफ हिज हैविंग गेन्ड। तो हैव क्या है, हैव के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो हैविंग हमारे पास जेरेंड आ गया, और गेन्ड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ गेन है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो हमने किया क्या है कि हैव के जेरेंड के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाया और हमारे पास कंपाउंड जेरेंड फॉर्म आ गई है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, वी वर फटीग्ड, दूसरी एग्जांपल देखें, वी वर फटीग्ड ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग वॉक्ड सो फार। तो हैविंग यानी कि हैव का जेरेंड और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वॉक की थर्ड फॉर्म वॉक्ड, तो पास्ट पार्टिसिपल वॉक्ड आ गया, हैविंग वॉक्ड। तीसरी एग्जांपल, दे वर चार्ज्ड विद हैविंग शेल्टर्ड एनार्किस्ट्स। तो इसमें आपने देखना है हैविंग जो है वो आ गया हैव क्या जेरेंड, और साथ में शेल्टर की थर्ड फॉर्म शेल्टर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आ गया, तो हैविंग शेल्टर्ड ये कंपाउंड जेरेंड है। तो लास्ट एग्जांपल, ही इज डिजीरियस ऑफ बीइंग प्रेज्ड। तो बीइंग यानी कि बी का जेरेंड बनाया हमने बीइंग, और प्रेज्ड प्रेज की थर्ड फॉर्म या प्रेज का पास्ट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं। तो बीइंग प्रेज्ड कंपाउंड जेरेंड आ गया। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ जेरेंड, कि जेरेंड की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं। तो अगर एक हम ट्रांजिटिव वर्ब लें, यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लव जो है वो एक वर्ब लिया हुआ है, उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स बनेंगी वो देखें। एक्टिव में उसकी दो फॉर्म्स बनेंगी, प्रेजेंट में लविंग होगा और परफेक्ट में हैविंग लव्ड होगा, यानी कि हैव का जेरेंड बना के साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो एक्टिव में दो हैं, प्रेजेंट में लविंग और परफेक्ट में हैविंग लव्ड। जबकि पैसिव में जब हम यूज करेंगे जेरेंड की फॉर्म्स को तो प्रेजेंट में बीइंग लव्ड हो जाएगा, यानी कि बी के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करते जेरेंड बना के साथ में लव का जो है थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। प्रेजेंट में बीइंग लव्ड होगा और परफेक्ट में हैविंग बीन लव्ड होगा। तो ये इसकी फॉर्म्स हैं जब आप इसको एक्टिव या पैसिव में यूज करेंगे किसी भी जेरेंड को। यहाँ पे हमने एग्जांपल सिर्फ लव के लिए, कोई भी जेरेंड यानी कि वर्ब डिफरेंट हो सकता है, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है जेरेंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई अहम पॉइंट है, ये आपने ज़हन में रखना है, तो आप दिमाग की खिड़कियां खोल लें। तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है उन दोनों में आईएनजी फॉर्म है, यानी कि जो जेरेंड्स हैं वो उनके भी एंड पे आईएनजी आता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसकी भी जो फॉर्म होती है वो आईएनजी वाली होती है। तो इनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे, या अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ड आ गया है आईएनजी वाला तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो एक तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इनकी डेफिनेशन में है, यानी कि जो जेरेंड है वो वर्बल नाउन है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्बल एडजेक्टिव है, यानी कि जेरेंड में नाउन और वर्ब की फोर्स होती है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्बल एडजेक्टिव फोर्स होती है, यानी वर्ब की भी और एडजेक्टिव की। आप कह सकते हैं कि वर्ब की फोर्स तो दोनों में होती है, लेकिन जेरेंड में नाउन की फोर्स होती है जो डिफरेंस कर रही होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव की फोर्स होती है। लेकिन ये जो डेफिनेशन का फर्क है ये भी हमें एग्जाम्पल से मजीद क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप पहली एग्जाम्पल देखें। पहली एग्जाम्पल है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है, और साथ में उसका जो दूसरा सेंटेंस है वो है, प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ, यानी क्रिकेट खेलते हुए उसने सेहत हासिल की या वो सेहतमंद हो गया। तो ट्रांसलेशन को आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं, तो इस पे आप फोकस करें। पहला सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, इसमें जो प्लेइंग वर्ड है वो जेरेंड है। हमें कैसे पता चला कि ये जेरेंड है? अब आईएनजी को देखते हुए हमें ये लग सकता है कि ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यही सीन है कि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और इसी तरह आईएनजी की फॉर्म्स होती हैं। तो हम डिफरेंस ऐसे करेंगे, कैसे कि इसको अगर हम गौर से देखें सेंटेंस में, तो इसमें है ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें प्लेइंग जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे? अभी हमने देखा है, अभी हमने पढ़ा है कि जो नाउन है जेरेंड की, जब हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे थे डिस्कस, तो उसमें हमने देखा था, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन है उनको प्रेपोजिशन गवर्न करती है,
यानी कि जो नाउन्स होते हैं वो प्रेपोजिशन उनको गवर्न कर सकती है या प्रेपोजिशन उनको मॉडिफाई करती है या वो प्रेपोजिशन से मॉडिफाई होते हैं या गवर्न होते हैं। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी है? ऑफ, ओ एफ, ऑफ जो है वो प्लेइंग को मॉडिफाई कर रही है या उसको गवर्न कर रही है। तो इसलिए इस प्रेपोजिशन को देखते हुए हमें फौरी पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो प्लेइंग वर्ड है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमें फौरी पता चल जाना चाहिए कि ये एक जेरेंड है। अब इसी तरह इसी एग्जांपल में से दूसरा सेंटेंस जो हमने लिया है वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है। उसमें आप देखेंगे प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ। अब इसमें दोनों एग्जांपल्स में वर्ब का काम तो कर रहा है वर्ड प्लेइंग। क्यों? पहले एग्जांपल में कैसे कर रहा है? प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है वो उसने ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हुए वर्ब की तरह बिहेव कर दिया, क्योंकि वर्ब ऑब्जेक्ट लेते होते हैं। दूसरी एग्जांपल में प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग के बाद क्रिकेट आ गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हुए प्लेइंग ने वर्ब की तरह बिहेव कर दिया। ये बात तो दोनों में कॉमन है, लेकिन पहले एग्जांपल में ऑफ से मॉडिफाई होते हुए प्लेइंग वर्ड ने हमें बताया कि वो एक नाउन है, जबकि दूसरी में जो ब्लू हाईलाइटेड प्लेइंग है वो एक तो वर्ब की तरह है और दूसरा उसने एडजेक्टिव की तरह बिहेव किया। कैसे? वो एडजेक्टिव की ये डेफिनेशन है कि एक जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्रिकेट जो है वो नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो नाउन एक क्रिकेट है, क्रिकेट एक नाउन है और उसको मॉडिफाई करने के लिए प्लेइंग इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? क्रिकेट खेली जा रही, खेल कर, तो क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है? प्लेइंग, यानी कि क्रिकेट खेलकर ही गेन्ड हेल्थ, उसने सेहत हासिल की या वो सेहतमंद हो गया। तो प्लेइंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि क्रिकेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या क्रिकेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है या क्रिकेट को मॉडिफाई कर रहा है। क्रिकेट एक नाउन भी है। तो यहाँ पे प्लेइंग ने क्या किया? एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर दिया। तो इनके बिहेवियर से ही हमें पता चलेगा कि एक जो वर्ड है वो जेरेंड है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वरना अगर आप उनकी स्ट्रक्चर पे जाएं तो वो सेम है, दोनों की आईएनजी वाली फॉर्म है, दोनों प्लेइंग ही है, लेकिन हमें उनके बिहेवियर से पता चलेगा कि वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है या एडजेक्टिव। अगर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो वो जेरेंड है और अगर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह दूसरी और तीसरी एग्जांपल में भी सेम है। दूसरी एग्जांपल है द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो पैदल चलकर थक गया था। और जबकि दूसरा सेंटेंस है वॉकिंग अलोंग द रोड ही नोटिस्ड अ डेड कोबरा, के रोड पे चलते हुए उसने एक डेड कोबरा देखा या एक डेड कोबरे को नोटिस किया। तो इसमें जो वर्ड है वॉकिंग वो पहली एग्जांपल में जेरेंड है और दूसरी एग्जांपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि पहली एग्जांपल में हमने देखा है कि जो वॉकिंग है वो मॉडिफाई हो रहा है किससे? ऑफ से, ओ एफ, ऑफ, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो जो प्रेपोजिशंस हैं वो हमेशा जेरेंड को, यानी कि वो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करती हैं। इसलिए प्रेपोजिशन से जब भी कोई आईएनजी वाला वर्ड आपको मॉडिफाई होता हुआ नजर आए तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए कि ये एक जेरेंड है। तो ऑफ वॉकिंग, ऑफ से हमें पता चल गया कि ये एक प्रेपोजिशन है और वो वॉकिंग को मॉडिफाई कर रही है, तो इसलिए ये एक जेरेंड हुआ। जबकि दूसरी एग्जांपल में क्या है? वॉकिंग अलोंग द रोड ही नोटिस्ड अ डेड कोबरा। तो इसमें क्या है? इसमें वॉकिंग में एक एडजेक्टिव की फोर्स है। वो कैसे? रोड जो कि एक नाउन है उसके बारे में जो वर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या उस वर्ड को, यानी कि रोड को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में, वो वॉकिंग है। तो वॉकिंग यानी कि चलना और रोड यानी रोड के ऊपर चलने के बारे में। तो इस तरह वॉकिंग जो है वो रोड के मॉडिफाई कर रहा है, रोड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चला जो गया है वो रोड पे चला गया है। तो वॉकिंग अलोंग द रोड यानी कि रोड पे चलते हुए नोटिस्ड अ डेड कोबरा, उसने एक डेड कोबरा को नोटिस किया। तो यहाँ पे वॉकिंग रोड को मॉडिफाई करते हुए यानी कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, यानी कि हमें कैदी को देखने से मना किया गया था या हम कैदी को देखने से हमें रोका गया। जबकि दूसरा सेंटेंस है सीइंग ही बिलीव्ड, यानी देखते हुए उसने यकीन किया या देखकर उसने यकीन किया। तो इसमें क्या है? इसमें भी सीइंग जो पहली एग्जांपल में रेड हाईलाइटेड है वो जेरेंड है, जबकि सीइंग दूसरा जो ब्लू हाईलाइटेड है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्योंकि पहला जो सीइंग है वो मॉडिफाई हो रहा है फ्रॉम से, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, तो इसलिए वो बिहेव कर रहा है नाउन की तरह। और नाउन की तरह जब बिहेव करे, जब कोई आईएनजी वाला वर्ड, तो आपको मैंने बताया कि वो जेरेंड होगा। और जब कोई आईएनजी वाला वर्ड एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है। आपने सिर्फ उसकी नेचर से, यानी कि
बिहेवियर से देखना है कि नाउन का बिहेवियर है तो जेरेंड, और अगर एडजेक्टिव का बिहेवियर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है जेरेंड इन कंपाउंड नाउन्स, कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनमें आईएनजी वाला वर्ड आ रहा होता है, तो वो जो वर्ड होता है वो जेरेंड होता है। कैसे एग्जांपल्स देखें, पहले एग्जांपल है वॉकिंग स्टिक। तो इस वॉकिंग स्टिक का मतलब है अ स्टिक फॉर वॉकिंग। अगर आप इसको समझने के लिए एक फ्रेज बनाए तो वो बनेगा अ स्टिक फॉर वॉकिंग। तो जब आप एक फ्रेज बनाएंगे तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि वॉकिंग को एक फ्रेज बनाने के लिए हमने एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल की है, यानी कि अ स्टिक फॉर वॉकिंग। तो फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, और वो वॉकिंग को मॉडिफाई कर रही है या गवर्न कर रही है। तो ये वॉकिंग ने क्या बिहेवियर शो कर दिया, नाउन वाला। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि नाउन वाला जब बिहेवियर शो करेगा आईएनजी वाला वर्ड तो वो एक जेरेंड होगा। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी और आखिरी एग्जांपल है कि आईएनजी वाला वर्ड इन सारे कंपाउंड नाउन्स में जेरेंड्स हैं, क्योंकि उनका जब आप मतलब बनाएंगे तो वो एक जेरेंड बनेगा, यानी कि उसमें वर्बल नाउन वाली क्वालिटी होगी, वर्बल एडजेक्टिव वाली नहीं होगी। तो हंटिंग विप, फ्राइंग पैन, फेंसिंग स्टिक, राइटिंग टेबल, इन सब के सब में जो राइटिंग या आईएनजी वाले यानी जितने भी वर्ड हैं, फेंसिंग, हंटिंग, फ्राइंग, ये सब के सब जेरेंड्स हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स है वो वर्बल नाउन वाली फोर्स है, यानी कि जेरेंड वाली फोर्स है। जैसे कि आप राइटिंग को अगर लिखना, राइटिंग टेबल का मतलब क्या होता है, अ टेबल फॉर राइटिंग। तो जब आप इसका फ्रेज बनाएंगे आपको फौरी पता चल जाएगा। अ टेबल फॉर राइटिंग जब हमने लिखा है तो देखा है कि राइटिंग को मॉडिफाई करने के लिए हमें वर्ड फॉर, जो कि एक प्रेपोजिशन है, लगाना पड़ा। तो अभी हमने देखा है कि जब प्रेपोजिशन मॉडिफाई कर रहा हो किसी आईएनजी वाले वर्ड को तो वो नाउन का बिहेवियर होता है उस वर्ड का। इसलिए जब नाउन का बिहेवियर शो हो तो आपको फौरी जेरेंड का पता चल जाना कि चाहिए कि ये एक जेरेंड है। तो या जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जितने भी कंपाउंड नाउन्स इस तरह के आपको नजर आएंगे आईएनजी वाली फॉर्म वाले, उनमें जो आईएनजी वाला वर्ड है वो एक जेरेंड है। नेक्स्ट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है, और वो आपको जो डेली स्पीच होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक प्रॉब्लम नज़र आती है कि कुछ लोग होते हैं वो और तरह से सेंटेंस बोल रहे होते हैं और कुछ और तरह से। पहली एग्जांपल आप देखें, पहली एग्जांपल है आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली, जबकि उसी सेंटेंस को फिर से लिखा गया है आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लीविंग अर्ली। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है इन दोनों सेंटेंसेस में, मी और माई का। पहली में माई है और दूसरी में मी है। अब ये माई और मी क्या है, ये केसेस हैं, प्रोनाउन के केसेस हैं। प्रोनाउन जो आई है उसका केस है। हमने जो प्रोनाउंस वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें केसेस को इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर आपने केसेस देखने हैं तो प्रोनाउंस वाले चैप्टर पे चले जाएं। लेकिन अभी तक के लिए ये है कि ये जो माई है ये पोसेसिव केस है, और जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है। यानी कि ये प्रोनाउन आई की फॉर्म्स होती हैं। आई जो है वो नॉमिनेटिव केस है, माई पोसेसिव केस है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है, या इसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात समझाने की है वो ये है कि अगर जीरेंड से पहले आपको पोसेसिव फॉर्म नजर आए किसी नाउन या प्रोनाउन की तो वो भी ठीक है, जबकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म नजर आए या ऑब्जेक्टिव केस नजर आए किसी नाउन या प्रोनाउन का तो वो भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है, कि अगर कोई कह रहा हो कि आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लिविंग अर्ली, कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा जल्दी जाना माफ़ कर दोगे, या मैं जल्दी जा रहा हूं तो मुझे माफ़ कर दोगे, और दूसरी की ट्रांसलेशन भी इसी तरह ही बनेगी। लेकिन पहले में हमने माई इस्तेमाल किया, दूसरी में मी इस्तेमाल किया, यानी पहले में हमने पोसेसिव केस इस्तेमाल किया है आई का, और दूसरी में ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है प्रोनाउन आई का। तो बात जो मुद्दे की बात है, समझाने की बात ये है कि अगर जेरेंड यानी कि आईएनजी वाला जो जेरेंड होता है, जेरेंड हो प्रेजेंट पार्टिसिपल ना हो, जेरेंड से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन का पोसेसिव केस आए तो फिर भी सही है सेंटेंस ग्रामेटिकली, और अगर ऑब्जेक्टिव केस आए तो सेंटेंस फिर भी ग्रामेटिकली सही है। इसको मजीद क्लियर कर रहे हैं, एग्जांपल्स है हमारी। पहली एग्जांपल है वी रिजॉइस्ड एट हिज या हिम बीइंग प्रमोटेड। तो इस पे क्या है, हिज भी आप लगा सकते हैं या हिम भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। हिज क्या है, ये पोसेसिव केस है, और जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, प्रोनाउन ही का। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है आई इंसिस्ट ऑन यूर या यू बीइंग प्रेजेंट, यानी कि आई इंसिस्ट ऑन यूर बीइंग प्रेजेंट, या दूसरी तरह आप अगर पढ़ना चाहें तो कहेंगे आई इंसिस्ट ऑन यू बीइंग प्रेजेंट। तो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का एक ही मतलब है। तो यानी कि मैं आपको मजबूर करूंगा, तो आप ट्रांसलेशन को एक दफा छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि यू क्या है। यू जो है वो हमारा प्रोनाउन है, और उसका जो पोसेसिव केस है वो यूअर है, वाई ओ यू आर यूअर, जबकि ऑब्जेक्टिव जो हमारा केस है वो है यू। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू होता है। तो यूअर और यू दोनों सही हैं, दोनों में से जो सा मर्जी आप लगा दें, ऑब्जेक्टिव केस लगा दें या
पोसेसिव केस लगा दें। क्यों? क्योंकि हमारे आगे जेरेंड आ रहा होता है। हिज और हिम से पहले भी आप देख सकते हैं बीइंग था, और यहाँ पे भी यूअर और यू उससे आगे बीइंग है जो कि एक जेरेंड है, यानी कि बी के साथ आईएनजी का इजाफा करके एक जेरेंड बनाया हुआ है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है, आखिरी एग्जांपल, डू यू माइंड माई सिटिंग हेयर या डू यू माइंड मी सिटिंग हेयर। तो मी या माई दोनों में से जो सा मर्जी लगा लें, यानी कि पोसेसिव केस लगा लें आई का या ऑब्जेक्टिव केस लगा लें आई का, दोनों यहाँ पे सही हैं। तो मतलब दोनों का सेम होगा और ग्रामेटिकली भी दोनों दुरुस्त होंगे। क्यों दुरुस्त होंगे? क्योंकि उससे आगे जीरेंड आ रहा है। अब देखें आप आखिरी एग्जांपल में जो जेरेंड है सिटिंग, तो ये एक जेरेंड है, आईएनजी वाली फॉर्म है। तो इससे पहले आप इन दोनों में से जौन सा मर्जी लगाना चाहें दुरुस्त होगा वो। लास्ट में हम देखते हैं यूज ऑफ द जेरेंड कि जेरेंड इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो जेरेंड जो कि एक वर्बल नाउन है वो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। पहली एग्जांपल आप देखें, हंटिंग डियर इज नॉट अलाउड इन दिस कंट्री, के हरन का शिकार करना इस कंट्री में अलाउ नहीं है या इस कंट्री में उसकी इजाजत नहीं है। तो इसमें क्या है, हंटिंग जो कि एक हमारा जेरेंड है वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे? इज जो है वो हमारा इस सेंटेंस में इस एग्जांपल में वर्ब है और उसके सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है हंटिंग। तो हंटिंग जो कि एक जेरेंड है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है किसी वर्ब के। दूसरा जो इसका यूज है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक जो ट्रांजिटिव वर्ब है आपको पता है वो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जेरेंड आ सकता है। देखें एग्जांपल, पहली एग्जांपल है स्टॉप प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या है, वो हमारा जेरेंड है, और जो स्टॉप है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया प्लेइंग। दूसरी एग्जांपल, चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैस्टल्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो मट्टी के घर बनाने या मट्टी के वो छोटे छोटे घर बनाने के बनाना पसंद करते हैं। तो ट्रांसलेशन को आप छोड़ें, आप देखें ग्रामेटिकली कि जो इसमें वर्ड मेकिंग है वो हमारा जेरेंड है और वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है एक वर्ब के, और वो वर्ब कौन सा है, लव। तो लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे मेकिंग आया है जो कि एक जेरेंड है। इसी तरह आखिरी एग्जांपल है, आई लाइक रीडिंग पोएट्री, कि मैं पोएट्री पढ़ना पसंद करता हूं। तो रीडिंग हमारा जेरेंड और लाइक जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो मुद्दे की बात वो ये है कि एक जो जेरेंड है वो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा जो इसका यूज है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, कि किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, या जैसे हमने पहले इसकी पहचान में डिस्कस किया था कि किसी प्रेपोजिशन से ये गवर्न हो रहा होता है, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा होता है। तो देखें एग्जांपल्स, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो ये जो ये वाला जो यूज है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान भी है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिफरेंट या प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसका फर्क करने में। तो पहले एग्जांपल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो ऑफ क्या है, वो हमारा प्रेपोजिशन है और उसके आगे वेटिंग यानी कि जो आईएनजी वाला वर्ड है वो जेरेंड है हमारा। दूसरी एग्जांपल, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, यानी कि वो स्विमिंग तैरने का शौकीन है। तो ऑफ क्या है, ये हमारा प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे स्विमिंग जो कि एक जेरेंड है इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी एग्जांपल, ही वाज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। तो फॉर क्या है, वो एक प्रेपोजिशन है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे टेलिंग आ रहा है। तो टेलिंग क्या है, जेरेंड है। तो यहाँ पे फिर से ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो गया एक प्रेपोजिशन के। और आखिरी एग्जांपल में, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, कि हमें प्रिजनर या कैदी को देखने से मना किया गया था। तो इसमें फॉर्म क्या है, वो हमारा प्रपोजिशन है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे जेरेंड सीइंग आ रहा है। तो सीइंग का एक इस्तेमाल ये भी है कि वो किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो चौथा इस्तेमाल देखते हैं, चौथा है जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कि किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी आ सकता है। एग्जाम्पल से क्लियर करें, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, कि मुझे स्मोकिंग से शदीद नफरत है। तो इसमें जो स्मोकिंग है वो क्या है, वो एक जेरेंड है और वो हमारे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ रहा है, और वर्ब इस सेंटेंस में हमारा इज है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए इसको एक तकमील, एक मुकम्मल मैंने देते हुए एक वर्ड जो आ रहा है वो स्मोकिंग है। तो वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो हमारा जेरेंड हो गया। आखिरी जो इसका यूज है वो है ऑब्सल्यूट यूज, कि यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक जो इसका यूज है, यानी कि वर्बल नाउन के तौर पे जो यूज होता है, यानी कि कतई जो इसका इस्तेमाल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आम जो इस्तेमाल है वो ये है कि ये वर्बल नाउन के तौर पे किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हिज अवर्जन वी डिड नॉट प्ले ब्रिज। तो इसमें क्या है, बीइंग जो है वो हमारा जेरेंड है। तो ये जेरेंड के इस्तेमालात थे। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 30 है वो कंप्लीट हुआ।